अभी कल की कक्षा में हमने अनुमान प्रमाण को पूरी तरीके से पढ़ लिया था। जो भी हमारा था अनुमान प्रमाण में पांच जो है अवयव होते हैं। पांचों अवयव के विषय में हमने विधिवत जो भी इसका पूरा है उसको हमने पढ़ लिया था, जिसमें पहला था प्रतिज्ञा, दूसरा था हेतु, तीसरा उदाहरण, चौथा उपनय और पांचवा निगमन। इन सब के आधार पर हमने पूरा अनुमान प्रमाण पढ़ लिया था। और पूरी उसमें जो था तो इसमें था पहले प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा का अर्थ होता है कि हमारा क्या सिद्ध करना है। दूसरा था हेतु, कि उस प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए क्या आपके पास चिन्ह है या सबूत है या प्रमाण है, उस आधार पर। जैसे अग्नि के बारे में सिद्ध करना है तो हेतु हो गया इसका धुआं। इसके बाद आया था उदाहरण। जो आप ये युक्ति प्रयोग कर रहे हैं, जो युक्ति आप दे रहे हैं, उसके लिए क्या आपके पास उदाहरण है। माने आप व्याप्ति बताएंगे ना कि जो हेतु है, जो कारण है, वो कहाँ कहाँ व्याप्त है, किस किस व्याप्ति से लागू होता है। केवल अन्वयी है, केवल व्यतिरेकी है, या अन्वय व्यतिरेक है। इस प्रकार से तीनों प्रकार का ये हो गया तीसरा हिस्सा। चौथा है उपनय। जहाँ आपने व्याप्ति देखी है उसको आप वास्तविकता तक लेके आएंगे, माने वर्तमान परिस्थिति तक लेके आएंगे। जैसे आपने 5 दिन पहले रसोई घर में धुआं और आग एक साथ देखा, तो उस ज्ञान को आप आज पर्वत के साथ में उसको लाएंगे। और जब ये आप देखेंगे तो उसके बाद फिर आखिरी जो होगा वो निगमन के आधार पर, पहले सिद्धांत तो फिर उसका निष्कर्ष निकालना, इसके आधार पर पूरा ये अनुमान प्रमाण सिद्ध होता है। ये हमने कल पढ़ लिया था। आज जो हमें पढ़ना है वो अनुमान प्रमाण के इतर है। अनुमान प्रमाण के बाद है अगला उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण के विषय में हमें पूरा पढ़ना है। तो उपमान प्रमाण क्या होता है, इसके विषय में स्पष्ट इसमें दिया हुआ है, उसको हम देखते हैं। तो उपमान प्रमाण के विषय में इसमें कहा गया है अतिदेश वाक्यार्थ, अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण सहकृतम गौसादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम उपमानम। क्या है? अतिदेश, अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण, अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण, अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण सहकृतम गौसादृश्य। इसमें गाय का उदाहरण दिया गया है, गौसादृश्य। विशिष्ट पिंड ज्ञानम उपमानम। विशिष्ट पिंड ज्ञान जो होता है वो उपमान होता है। तो इसमें क्या है, एक अतिदेश वाक्य है। अतिदेश वाक्य का मतलब क्या है? अतिदेश वाक्य माने किसी के बारे में एक तरह से ऐसा कहें कि कोई सिद्धांत जैसा है ना। अतिदेश वाक्य को इन्होंने कहा कि किसी के साथ तुलना करना है ना, एक विषय के आधार पर, एक विशेष वाक्य के आधार पर, उसके स्मरण के आधार पर दूसरे को पहचानना, ये होता है अतिदेश। जैसे कहते हैं ना, जैसी गाय वैसी नील गाय। तो अब इसमें माने मिलता जुलता, किसी को क्या कहना चाहिए, उसको मतलब पहचानने में मदद करे या फिर जोड़ करके देखे किसी चीज़ को। एक होता है उपमान और एक होता है, देखिए उपमा अलंकार होता है ना, उपमा अलंकार में एक होता है उपमेय, एक होता है उपमान। उपमा अलंकार साहित्य में जो उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार क्या होता है, तो एक होता है उपमान। उपमान क्या होता है? उपमान एक विशेष प्रसिद्ध चीज है ना, प्रसिद्ध है। और एक होता है उपमेय, जिसकी तुलना की जा रही वो उपमान है। और उपमेय कौन है ना। जैसे हम कहते हैं कि चंद्रमा, चंद्रमुखी। चंद्रमुखी का मतलब क्या है? चंद्रमा के समान मुख वाले, चंद्रमुख। या फिर हम कहते हैं कि कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके। तो यहाँ उपमान और उपमेय है। वैसा ही यहाँ पर है कि जैसा कहते हैं ना, जैसा चंद्रमा वैसा चेहरा, तो चंद्रमा के समान चेहरा, ये समानता दिखाने वाला उपमान जो है, वैसे ही ये है अतिदेश वाक्य। अतिदेश वाक्य क्या कह रहा है कि जैसी गाय वैसी नील गाय, माने गाय के गुण, गाय की तुलना, गाय की उपमा नील गाय से करना। तो इसमें क्या है, एक बहुत सामान्य प्रचलित चीज है ना। तो जैसे बहुत सारे जो कवि हैं
या हमारे आसपास जो श्रृंगार रस लिखते हैं तो चंद्रमा से उपमा देते हैं। क्यों चंद्रमा की क्यों उपमा देते हैं? कैसे? मान लीजिए कोई नायिका है, नायिका का सौंदर्य वर्णन करते हैं चंद्रमा की उपमा दे करके, तो चंद्रमा की उपमा क्यों दे रहे हैं? उसके पास में बना हुआ कोई मंदिर है या कोई और ऐसा, मान लीजिए बल्ब जल रहा है या कुछ और ऐसी चीज़ जिसको दुनिया ना जानती, उसका उदाहरण क्यों नहीं लेते? क्योंकि पहली चीज़ जो होती है जिससे उपमा दे रहे हैं वो सामान्य परिचय वाली होनी चाहिए। जैसे चंद्रमा की बात कर रहे थे, तो चंद्रमा की बात मतलब पूरी दुनिया जानती है चंद्रमा को, इसलिए चंद्रमा पर ज़्यादा उपमाएं दी गई। चंद्रमा की उपमाएं इसलिए दी गई हैं, है ना। कमल नयन क्यों कहा गया भाई? कमल के समान नयन है, किसी और के समान नयन क्यों नहीं? कमल के समान क्यों? क्योंकि कमल जो है वो प्रसिद्ध है, जन सामान्य में परिचित है। ऐसे ही गाय जो है वो जन सामान्य में परिचित है, इसलिए जैसी गाय, और फिर उसी की तुलना करके नील गाय को जानना। तो ये वाक्य होता है अतिदेश वाक्य, एक के आधार पर दूसरे को पहचानना, दूसरे का ज्ञान करना। तो अतिदेश वाक्य आपने जाना, है ना, एक के बाद एक के आधार पर दूसरे का ज्ञान करना, अतिदेश वाक्य। इसका स्मरण करें, इसका अर्थ स्मरण करें, और अर्थ स्मरण करने के पश्चात गौ की समानता से युक्त पिंड का ज्ञान करना उपमान है। उप का मतलब समीप, सामीप्यता। किस अर्थ में सामीप्यता? गुणों के अर्थ में सामीप्यता कह लीजिए। जैसे गाय का ही उदाहरण दें, इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए किसी ने गाय देखी, किसी को गाय के बारे में पता है कि गाय कैसी होती है, पर उसने नील गाय नहीं देखी, है ना। गाय देखी पर नील गाय नहीं देखी, तो गाय के बारे में तो उसको पता है। अब नील गाय नहीं देखी तो क्या करेगा? तो जंगल में अगर गया और जंगल में उसको कुछ गाय के जैसी विचित्र नुमा जानवर या पिंड कह लीजिए, जानवर कह लीजिए, वो दिखाई दे, जो देखने में गाय के जैसा लग रहा है लेकिन वो गाय नहीं है, तो फिर क्या होगा? क्या अनुमान लगाएंगे? अरे ये गाय के जैसी तो है लेकिन बहुत बड़ी है, गाय से थोड़ी अलग है, विचित्र है। तो फिर ये क्या होना चाहिए? बोले नील गाय होना चाहिए। नील गाय के बारे में सुना था। अब मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, किसी ने बताया नहीं कि ये नील गाय है। सुना था नील गाय आती है, नील गाय आती है, नील गाय आती है। अब एक बार ऐसे जाना हुआ तो पहाड़ी पर बहुत बड़ी गाय के जैसी जानवर दौड़ता हुआ आया, तो फिर मैंने भी यही अनुमान लगाया कि भाई गाय के जैसी है लेकिन गाय नहीं है, तो क्या होना चाहिए? नील गाय। क्योंकि गुणों के आधार पर ये किसके सामीप्यता है? गाय के विशेष गुण हैं। जब गाय के गुणों से मिलते जुलते गुण हैं तो वो नील गाय है। जंगली गाय कह लीजिए, उसको नील गाय कह लीजिए, उसको नील गाय दे दिया नाम, गाय की सामीप्यता से। इसलिए ये जो प्रमाण होगा वो उपमान प्रमाण होगा। उपमान का मतलब उपमा के आधार पर गाय की उपमा दे करके कि ये गाय, ये जो नील गाय है वो गाय के समान है, नील गाय गाय के समान है, इसलिए ये उपमान प्रमाण से जाना गया। माने गौ की समानता, गाय की समानता से युक्त पिंड है। गाय के खुर होते तो इसके भी खुर, गाय के सींग होते इसके भी सींग है, गाय के भी जो है 4 पैर होते इसके भी, गाय का मुख है इसका भी मुख है। तो इस तरह से गाय की समानता इस पिंड में दिखाई दी, इसीलिए इसको, इस आकृति को हमने नीलगाय कह दिया। ये उपमान है, उपमा के आधार पर ज्ञान। और उपमा का मतलब होता है एक वस्तु की तुलना दूसरे से करना, समानता के आधार पर। समानता के आधार पर उपमा के विषय में तो कालिदास को सबसे ज़्यादा माना जाता है। कालिदास ने बहुत सारी उपमाएं दी हैं और बहुत साहित्य में प्रचलित हैं। वो एक दीप शिखा उपमा बहुत ज़्यादा प्रचलित है उनकी। उपमा देने में कालिदास बहुत महान है। तो उपमा का मतलब यही है कि किसी के बारे में विशेष तरीके से कहने की कला, अलंकार है एक तरह का, उपमा अलंकार, है ना। तो जैसे हम अक्सर ये जब कोई स्तुति पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी उपमाएं दी गई होती हैं, है ना। अरविंद शब्द प्रयोग किया जाता है। अरविंद का मतलब होता है कमल, चरणारविंद, कमल के समान चरण, है ना। तो इस तरह के जो हैं उपमा के आधार पर किसी वस्तु का ज्ञान करना जो है वो उपमान है। उपमान के आधार पर ये होता है। तो इसका पूरा ये वाक्य होता है कि अति देश वाक्यार्थ स्मरण सहकृतम
स्मरण, वाक्यार्थ स्मरण, वाक्य का अर्थ, किस वाक्य का? तो अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण, अतिदेश वाक्य का स्मरण। अतिदेश वाक्य का मतलब कि उपमा के आधार पर, जैसे कि एक ज्ञात वस्तु के आधार पर अज्ञात वस्तु के बारे में कल्पना करना, अतिदेश विस्तार करना, है ना। तो हमें जो ज्ञान था उस ज्ञान को हमने विस्तार किया, जो नहीं जान रहा है उस तक जानने के लिए, तो अतिदेश वाक्य है ये। अब इसकी जो मतलब एक प्रॉपर क्या परिभाषा होगी वो तो देखना पड़ेगा इसके विषय में, अतिदेश वाक्य क्या है। पर अतिदेश वाक्य माना यही है कि गाय के बारे में हम जान रहे हैं, गाय के बारे में हमें पता है, पर नील गाय के बारे में नहीं पता हमें। तो एक के आधार पर जो हम जान रहे हैं उसके आधार पर जो नहीं जान रहे हैं उसका ज्ञान प्राप्त करना, वो नील गाय के बारे में जानकारी प्राप्त करना, वो अतिदेश वाक्य है। तो अतिदेश वाक्य को आपने अर्थ स्मरण किया, स्मरण करने के साथ गाय की समानता के युक्त पिंड को आपने ज्ञान कर लिया, वो उपमान प्रमाण है। इन्होंने उदाहरण दिया जैसे यथा गौस तथा गवय, यथा गौस तथा गवय माने जैसी गाय वैसी गवय माने नील गाय, ये उदाहरण इसमें उपमान प्रमाण में दिया गया। तो इसमें जो कहा गया वो अतिदेश वाक्य माने जैसी गाय वैसी नील गाय, जो बात आप जान रहे हैं उस बात से जो नहीं जान पा रहे उसको जानने का प्रयास करना उपमा के आधार पर। तो ये उपमान प्रमाण है, उपमा के आधार पर ये रहा है। उपमा बार बार हम वंदनाओं में या कविताओं में अक्सर पढ़ते रहते हैं, है ना। इसके बाद आता है उपमान प्रमाण में उपमिति। उपमिति क्या है? तो उपमिति अब ये समझा रहे हैं उपमान के साथ में उपमिति। तो उपमान तो हम समझ गए, उपमान मतलब गाय का ज्ञान है हमें, और गाय के ज्ञान से हमने नील गाय का ज्ञान कर लिया, तो ये क्या हो गया? नील गाय का जो ज्ञान प्राप्त कर लिया उसको हमने कहा है उपमान। नील गाय का जो ज्ञान प्राप्त हो गया ये हो गया उपमान, इसको हमने कहा उपमान। लेकिन अब उपमिति क्या है? तो कहते हैं संज्ञा संगी संबंध प्रतीति उपमिति। संज्ञा संगी संबंध, संज्ञा संगी संबंध प्रतीति उपमिति माने संज्ञा और संगी के संबंध की प्रतीति उपमिति है। संज्ञा संगी क्या है? तो संज्ञा माने संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा क्या है? तो कहते हैं ना, जो भी व्यक्ति वस्तु या स्थान आदि का जो नाम होता है उसको संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्ति वस्तु स्थान हटा दी, सीधे कहिए कि संज्ञा के क्या होती है? बोले नाम, संज्ञा देना किसी को माने नाम देना, किसी विशेष प्रकार का नाम दे दिया माने संज्ञा दे दी। तो संज्ञा माने विशेष नाम, ठीक है। अब संगी क्या होगा? संगी क्या होगा? संगी माने जिसकी संज्ञा दी जा रही है वो संगी। जैसे रथ और रथी होता है ना, रथ माने एक जो वाहन है ना, ये घोड़ों के द्वारा चलाया जाने वाला रथ, विशेष प्रकार का संरचना, वो तो हो गया रथ। रथी कौन हुआ? तो जो रथ का उपयोग करे वो रथी, और रथ के साथ में जो बैठे वो सारथी। ऐसे ही है ना, सारथी माने रथी के साथ में रहे वो सारथी, रथी के साथ रहे वो सारथी। और रथी माने जो रथ में सवार है। जैसे एक शब्द है शरीर, शरीर, ठीक। और शरीर के बाद एक आया शारीरिक। शारीरिक, शारीरिक का मतलब क्या है? जो शरीर से संबंध है वो शारीरिक। तो जो रथ है, रथ में सवार है इसीलिए रथी। और संज्ञा, जिसकी संज्ञा दी जाए वो संगी। माने अगर कहें कि भाई आपका नाम क्या है, तो मेरा नाम पुष्पेंद्र है, पर मैं पुष्पेंद्र नहीं हूँ, मेरा नाम पुष्पेंद्र है। भाई हमने गाय का नाम दे दिया कि ये गाय नंदिनी है, ये गाय नंदिनी है, तो नंदिनी उसका नाम है, वो नंदिनी नहीं है। हमने अपनी पहचान के आधार पर दे दिया, हमने अपनी पहचान के आधार पर दे दिया। यही तो एक है कि भाई मैं पुष्प, एक मेरा एक शरीर है ना, लेकिन शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूँ। ये वेदांत आगे की ओर बढ़ता है। लेकिन मेरे लिए अलग अलग पहचान है। माँ जो है वो बेटा कहेगी, पिता है बेटा कहेगी, बहन है वो भाई कहेगी, पर मैं ना तो भाई हूँ। स्वयं को अगर मैं देखूँ, मैं खुद के लिए सोचूंगा तो मैं भाई मान के सोचूंगा कि मैं भाई हूँ, या मैं बेटा हूँ, या मैं पति हूँ, या मैं दोस्त हूँ। नहीं, इन सबसे परे, क्योंकि ये तो लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार मुझे संज्ञाएं दी हैं। तो संज्ञा अलग
और जिसको संज्ञा दी जा रही है वो संज्ञी अलग। तो इन दोनों का जो संबंध है, संज्ञा का संबंध और संज्ञी का जो संबंध है वो उपमिति है। उपमिति है। जैसे गाय और नील गाय का जो संबंध है, भाई गाय के आधार पर, गाय की विशेषता के आधार पर नील गाय को हमने जाना, तो इन दोनों का संबंध है उपमिति। उपमान से जो प्राप्त हो वो उपमिति। आप समझ पा रहे? जैसे अनुमान था, अनुमान जी, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अनुमान एक प्रमाण था। अनुमान प्रमाण से जो ज्ञान प्राप्त हुआ उस ज्ञान को हमने क्या कहा? अनुमिति। अनुमिति कहा। उसी प्रकार उपमान प्रमाण से जो ज्ञान प्राप्त होगा उसको हम कहेंगे उपमिति। उपमिति क्यों? क्योंकि हमने गाय और नील गाय इन दोनों का ज्ञान प्राप्त किया, संज्ञा और संज्ञी। माने उसको, इसके गुण को हमने इससे जोड़ा ना, गाय के गुणों के साथ जोड़ा ना, संज्ञा और संज्ञी के आधार पर। माने एक तो हो गया भाई, जैसे इसको मानिए, गाय को मानिए संज्ञा, क्योंकि गाय के गुणों को हम ले जा रहे हैं इस पर अप्लाई करने के लिए। गाय के गुण हमें पता है, माने गाय की संज्ञा को हमने लिया और किस पे अप्लाई किया हमने? नील गाय पर। गाय की संज्ञा को लेकर के हमने नील गाय पर अप्लाई किया। नील गाय पर जब अप्लाई किया तो नील गाय क्या हो गई? हमने एक नाम लिया पुष्पेंद्र और हमने अपने ऊपर अप्लाई कर दिया कि ये है पुष्पेंद्र, पर पुष्पेंद्र का गुण तो अलग है ना। उसको हमने अप्लाई किया, एक संज्ञा को अप्लाई किया, तो संज्ञा जिस पर अप्लाई करें वो संज्ञी। तो गाय एक संज्ञा है, माने गाय के जो गुण है वो एक संज्ञा है। किस अर्थ में? जब नील गाय का ज्ञान करना हो तो गाय रूपी गुणों को नील गाय पर लागू करना, माने गाय रूपी संज्ञा को नील गाय पर लागू करना, वो संज्ञी है। तो एक संज्ञा संबंध और एक संज्ञी संबंध, इन दोनों का जो ज्ञान हो जाए वो उपमिति है। प्रतीति का मतलब ज्ञान, प्रतीति का मतलब ज्ञान, प्रतीत हो जाना, ज्ञान हो जाना, प्राप्त हो जाना। तो संज्ञा संज्ञी संबंध प्रतीति उपमिति, संज्ञा और संज्ञी के संबंध की प्रतीति जो है उसको उपमिति कहते हैं, उसको उपमिति कहते हैं। और इस आधार पर भी जानिए कि अनुमान के द्वारा जो प्राप्त हो वो अनुमिति, उपमान के द्वारा प्राप्त हो वो उपमिति। ये इतना स्पष्ट हुआ। तो ये उपमान प्रमाण हमारा पूरा हो गया। तो अभी तक हमारे जो प्रमाण पूरे हुए, जो हमने पढ़े, अब आखिरी प्रमाण रह गया है। अभी तक जो हमने प्रमाण पढ़े वो कौन कौन से प्रमाण हो गए? सबसे पहले हमने प्रमाण पढ़ा था प्रत्यक्ष प्रमाण। सबसे पहले प्रमाण पढ़ा था हमने प्रत्यक्ष प्रमाण, पहला था। दूसरा प्रमाण पढ़ा था अनुमान प्रमाण, और तीसरा प्रमाण हमने पढ़ा उपमान प्रमाण। अब चौथा प्रमाण कौन सा है? तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द या आप्त, है ना, शब्द प्रमाण जी, आप्त प्रमाण भी कह देते, शब्द प्रमाण भी कह देते। अब शब्द आप्त, इसको पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा क्या है, इसको किस आधार पर विभाजित किया गया है। तो इसको जानने के लिए आगे जो हमारा ये परिभाषा दी गई है वह है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण की परिभाषा क्या है? आप्त वाक्यम शब्द। आप्त वाक्य जो है वो शब्द है। इसको हमने शायद पूर्व में इस चीज़ को पढ़ा था, है ना, शायद योग दर्शन में पढ़ा था और उसमें सांख्य दर्शन में भी। तो ये जो आप्त का मतलब क्या है? हाँ, सांख्य ने 3 प्रमाण माने हैं, उपमान को नहीं माना सांख्य ने। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ऐसा। तो अब यहाँ योग नहीं, 3 ही है। हाँ, क्योंकि योग दर्शन और सांख्य दर्शन बराबर समान है। एकमात्र अंतर है वो है सांख्य ईश्वर को नहीं मानता, योग ईश्वर को मानते हैं। इसीलिए योग को एक विशेष नाम दिया है। योग का दूसरा नाम है शेश्वर सांख्य। शेश्वर सांख्य माने योग क्या है? वो सांख्य ही है, लेकिन वो सांख्य कैसा है? बोले शेश्वर। शेश्वर माने स ईश्वर, ईश्वर के सहित जो सांख्य है वो योग है। इसलिए सब लगभग समानताएं हैं।
तो 3 प्रमाण ही मानता है। फिर भी एक बार और इसको स्पष्ट कर लेंगे, पर 3 प्रमाण ही दोनों में रहते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। तो अभी हमने न्याय में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान पढ़ लिया, अब शब्द प्रमाण पढ़ते। तो इसके अनुसार शब्द प्रमाण क्या है? तो आप्त वाक्यम शब्द, माने आप्त का जो वाक्य है वो प्रमाण है, शब्द प्रमाण। ये अब इसमें आप्त किसको कह रहे हैं? ये आप्त का मतलब क्या? तो यहाँ पे जो कहा गया कि यथाभूत का अर्थ ही उपदेश करने वाला जो पुरुष है वो आप्त कहलाता है। यथाभूत, यथाभूत माने जैसा जो उपस्थित है, भूत का मतलब अस्तित्व में होना, यथा माने जैसा अस्तित्व है वैसे ही अर्थ को जो उपदेश करे। यथाभूत का मतलब क्या है? सिर्फ भूमि पर रहने वाला इससे मतलब नहीं है। यथाभूत कहने का अभिप्राय सत्य से है, वास्तविकता से है, यथार्थ से है। भाई यथार्थ शब्द क्या है? यथार्थ हम कहते हैं यथार्थ, सॉरी, हाँ, यथा माने वास्तविक, यथार्थ वास्तविक जो अर्थ है वो यथार्थ है, माने सत्य है। तो यहां भी तो ये कह रहे हैं कि यथाभूतर्थ, यथाभूतर्थ जैसा संसार का अर्थ है, जैसा संसार का ज्ञान है वैसा ही उपदेश करे, वो आप्त कहलाता है। माने जो झूठ ना बोले, जो असत्य भाषण ना करे, वो आप्त है, वो आप्त है, इसलिए आप्त प्रमाण है। अब इसको बहुत अच्छे से हम उदाहरण दें। एक समय था, हालांकि अपना इसमें उसके रिलेट कर रहा है सिर्फ समझने के लिए विषय को, आप्त क्या होता है। एक समय था जब टीवी चैनल्स की बड़ी वो मानी जाती थी। लोग कह देते कि अखबार में निकला मतलब सच है, टीवी पे दिखाया गया माने सच है। अब टीवी चैनल वाले कह रहे हैं कि 2000 रुपये में चिप है, तो आप्त वाक्य माना जाएगा, जबकि झूठ पकड़ा गया। तो वहां नहीं मान सकते, इसलिए उसको आप्त नहीं कह रहे हैं। उस सिचुएशन में अब आप्त नहीं है वो। पर एक समय था जब वो सच के साथ में थे, यथार्थ था, यथाभूत अर्थ था, जैसा जो है वैसा ही उपदेश करते थे, इसीलिए उनको प्रमाण मानते थे। जीके की कॉपी लेकर के बैठते थे कि चलो नोट्स बना लो, टीवी पे बताया जा रहा है उसको सही मानेंगे, पेपर में लिख के आएंगे। पर आज जिस तरह की रिपोर्टिंग की जा रही है उसको पेपर में लिखेंगे तो नंबर और कट जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। तो ये क्या है? एक जो चौथा स्तंभ था हमारे लोकतंत्र का, वो इतने स्तर पे गिर गया। आवश्यकता तो ये थी कि उसको आज भी आप्त मानते, आज भी उसकी बात को हम सच मानते, पर नहीं मान पा रहे। खैर वो दूसरा विषय है। पर आप्त का मतलब यहाँ पे स्पष्ट हुआ कि यथार्थ उपदेश करे, जो यथार्थ उपदेश करे, एक चीज। लेकिन एक चीज जो हमें लगता है इसमें, जिसको हम आप्त कह रहे हैं शब्द प्रमाण के आधार पर, उसमें सिर्फ यथार्थ उपदेश मात्र से काम नहीं चलेगा। उसको उपदेश भाई जैसा देख रहा है वैसा उपदेश कर देना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो सीसीटीवी भी कर देता है, पर सीसीटीवी को हम आप्त नहीं कह सकते, गुरु नहीं बना सकते। भाई जैसा देख रहा है वैसे ही तो दिखा रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो आप्त की परिभाषा, इसीलिए क्योंकि जैसे मान लीजिए, हाँ हाँ बिल्कुल, किसी गुरु के पास जाए और उसने मान लीजिए कहीं कोई इससे संबंधित कोई ग्रंथ ही नहीं पढ़ा, तो उपदेश कैसे करेगा वो? तो गुरु का स्तर उतना ऊंचा होना चाहिए कि जो उन सब तत्वों से ऊंचा उठ जाए, सांसारिक आवेशों से ऊपर उठ जाए, तब जाकर के वो अच्छा उपदेश कर पाएगा। तब उसकी जो वाक्य है वो आप्त उपदेश कह पाएंगे। तो यथाभूत उपदेश, ये तो यहाँ कह दिया, यथाभूत अर्थ उपदेश कहने वाला जो पुरुष है वो आप्त है। ये न्याय की परिभाषा में है, तर्क भाषा के अंतर्गत है ना। पर आप्त से अभिप्राय हम जान रहे कि एक ऐसा प्रामाणिक व्यक्ति, एक ऐसा प्रामाणिक गुरु पुरुष जो हमें प्रामाणिक बात कह सके, उपदेश कर सके, वो आप्त है। तो आप्त तो इतना हो गया। अभी हमने सिर्फ आप्त जाना। अब वाक्य क्या होता है? तो उसके द्वारा कहा गया वाक्य, वही तो आप्त वाक्य है, उसी को शब्द कहते हैं। तो आप्त का जो वाक्य है, आप्त तो हमने जान लिया कि आप्त माने ऐसा व्यक्ति जो सत्य कहे और उसका जो है स्तर एक सांसारिक जीवन से थोड़ा उच्च स्तर का हो, जो तीनों कालों का ज्ञान रखता हो और जो सत्वरजतम को भी अपने मतलब इससे ऊपर उठा हुआ हो प्रभावों से, वो आप्त पुरुष है। वो तो ठीक है, लेकिन वाक्य क्या है? वाक्य क्या है? आप्त तो समझ गए, वाक्य क्या है? तो वाक्य की परिभाषा यहाँ पर दी गई है इन्होंने।
वाक्य की परिभाषा क्या दे रहे हैं कि वाक्यम त्वाकांक्षा योग्यता सन्निधि मता पदानाम समूह। मताम है ये, है ना, यहाँ पे मताम है ना, सन्निधि मताम। तो वाक्यम तो आकांक्षा योग्यता सन्निधि मताम पदानाम समूह। पदानाम समूह वाक्यम, बात तो सिर्फ इतनी है ना भाई। यहाँ पे कहें वाक्य क्या है, सामान्य अर्थ में हम पूछेंगे वाक्य क्या है और पद क्या है। तो पद क्या होता है, तो वर्णों का समूह पद है भाई। का खा गा घा ये पूरा वर्णमाला है, इन वर्णमालाओं में वर्णों का जो समूह है वो पद है, और वैसे ही पदों का जो समूह है वो वाक्य है। ये तो सरल अर्थ है, लेकिन ये अधूरा है, ये अधूरा है। अगर हम ये कहते हैं, अगर हम इस तरह की परिभाषा देते हैं कि वर्णों का समूह पद है, वर्णों का समूह पद है, तो वो पूर्ण नहीं है, उसको पद नहीं कह सकते। व्याकरण तो खैर अलग ही तरह से कहता है, उसको पद नहीं कह सकते। पद माने एक वाक्य और जोड़ना पड़ेगा, वो है सार्थक समूह। अर्थ वाला तो हो समूह, ऐसे ही थोड़ी ना, अर्थ वाला चाहिए, तो उसको कहा गया सार्थक, है ना। वर्णा नाम समूह तो है पद। पद क्या है, वर्णों का समूह, माने वर्णा नाम समूह। वर्ण नाम समूह तो ये पद हो गया, वर्णों का समूह। लेकिन ये वर्ण कैसे, सार्थक, अर्थवान, है ना, सार्थक। मान लीजिए हम लिख दें का, खा, टा, ठा, पा, था, ये भी वर्ण समूह हो गया, वर्णों का समूह हो गया, पर इसको हम पद नहीं कह पाएंगे। क्यों, क्योंकि इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है, इसलिए सार्थक नहीं है। और दोबारा शेयर करते हैं, रुकिए। हाँ, अभी दिख रही है, अभी स्क्रीन शेयर हो रही है। अरे चलिए करते हैं, रुकिए। और अरे हटा दिया हमने दोबारा, चलिए करते हैं, दोबारा से हो जाएगा। जी, तो इसमें हम जो बता रहे हैं, अभी हुई स्क्रीन शेयर। हाँ, तो अभी हमने इसमें एक वाक्य, आप देखिए वाक्य लिखा हमने, सॉरी वर्णों का समूह लिखा, ये सिर्फ वर्णों का समूह है। तो मात्र अगर वर्णों का समूह कह दें कि पद है, तो इसको भी पद मानना पड़ेगा, पर ये कोई पद नहीं है, इसका कोई विशेष अर्थ भी नहीं है। जब इसका कोई अर्थ नहीं है तो हम इसको पद कैसे कह सकते हैं, पद नहीं कह सकते। इसीलिए एक शब्द और जोड़ा, वो है सार्थक। तो वर्णों का सार्थक समूह, अर्थवान समूह, वर्णा नाम अर्थवान समूह पद, वर्णों का अर्थयुक्त समूह पद है, ठीक है। वैसे ही वाक्य क्या है, तो पदानाम समूह वाक्य, पदानाम समूह वाक्य, बोले शब्दों का समूह जो है वो वाक्य है। तो शब्दों का समूह वाक्य हो जाएगा। जब वर्णों का समूह वाक्य नहीं हो रहा, पद नहीं हो रहा था, तो पदों का समूह वाक्य कैसे हो जाएगा अकेला। उसमें कुछ और भी तो चाहिए, वो क्या, वो सार्थकता चाहिए। तो सार्थकता के लिए उन्होंने 3 शब्द प्रयोग किए, वो क्या, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि मताम। माने वह जो पदों का समूह है वह आकांक्षा से युक्त हो, योग्यता से युक्त हो और सन्निधि हो उसमें। इन तीनों को हम समझेंगे, तब जाकर के वाक्य पूरा होगा, वाक्य की परिभाषा पूरी होगी। तो अब इसमें क्या है, तो आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि मताम पदानाम समूह, ये वाक्य की परिभाषा है। तो अब इसमें क्या कह रहे हैं कि आकांक्षा का मतलब क्या होता है। आकांक्षा का मतलब होता है इच्छा, है ना। आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि से युक्त समूह को वाक्य कहते हैं। तो आकांक्षा का मतलब क्या है, इच्छा। किस बात की इच्छा, तो एक पद के बिना दूसरा पद ना हो, माने एक पद बोल दिया तो दूसरे की इच्छा रहे, वो वाक्य है। दूसरे के बिना जो अधूरा रहे, अधूरापन लगे, वो वाक्य है, वो आकांक्षा होती है ना। जैसे हम एक वाक्य लिखें, एक गाय, बस। अब ये वाक्य है क्या, नहीं, ये वाक्य नहीं। क्यों, क्योंकि इसके आगे कुछ और अधूरापन लग रहा है। ये वाक्य कह रहा है कि कुछ और लाओ, कुछ और लाओ। एक गाय,
फिर आगे और शब्द भी तो चाहिए। जंगल में थी, तो अब ये जंगल में थी, ये जब वाक्य की आकांक्षा पूरी हुई तब जाकर के वाक्य बना। तो कहने का मतलब क्या है कि आकांक्षा वाक्य में होना चाहिए, माने एक पद दूसरे पद के बिना किसी बात का बोध ना करा सके। एक गाय, इसके अलावा आगे जब दूसरा शब्द नहीं होगा तब तक ये वाक्य अधूरा रहेगा। इसीलिए कहा गया कि एक पद का दूसरे पद के बिना अन्वय का बोध ना करा सके, वो क्या होगा? वो आकांक्षा होगा, वो आकांक्षा है। हम कहें एक गिलास, बस इतना बोल दें एक गिलास, तो अब वो क्या समझेगा लाने वाला? तो अधूरापन है ना, वो कहेगा और बोलो आगे क्या। माने उसको पूरा अर्थ समझने के लिए किसी चीज की कमी लगी ना, महसूस हुई ना, आकांक्षा हुई ना और जानने की कि और बोलिए कुछ। एक गिलास, आगे क्या? तो ये जो होती है वो आकांक्षा है, आकांक्षा। ठीक, माने किसी की कमी महसूस होना, अधूरापन महसूस होना, अधूरापन पहचान पाए, वो आकांक्षा होती है। दूसरा क्या है? योग्यता। योग्यता का मतलब क्या है? वाक्य समझा रहे, वाक्य क्या है, तब जाकर के शब्द प्रमाण पूरा होगा। वाक्य क्या है? तो इसमें क्या है? योग्यता। योग्यता का मतलब क्या है? आप जो वाक्य लिख रहे हैं उसकी योग्यता भी तो होनी चाहिए, योग्यता भी तो होनी चाहिए। अयोग्य पद ना हो, अयोग पद का समूह ना हो। जैसे हम कहें कि आज मैंने आग से बगीचे की सिंचाई की, आज मैंने आग से, अग्नि से बगीचे की सिंचाई की, ये एक वाक्य है। तो इसमें योग्यता दिख रही है क्या? अग्नि बगीचे को सींचने की योग्यता है अग्नि में? नहीं है, जला देगी। तो वहां पे योग्यता का संबंध नहीं है, माने पदार्थों के पारस्परिक संबंध में बाधा हो गई, माने वो योग्यता नहीं रखती अग्नि की सिंचाई कर सके। हम कहें पानी से पेड़ पौधों को जला दिया, तो ये भी योग्यता नहीं है, तो वो वाक्य नहीं कहा जा सकता, उसमें योग्यता नहीं है। वो वाक्य जो योग्यता से अपूर्ण है, इसलिए वो वाक्य पूरा नहीं माना जाएगा। अब देखिए कितनी सुंदर परिभाषा यहाँ पे, दो चीजें हो गई, एक आकांक्षा और एक योग्यता, एक आकांक्षा और एक योग्यता। तीसरी चीज है सन्निधि। सन्निधि का मतलब सामीप्यता, अविलंबता। अविलंबता का मतलब क्या? पदों का अविलंब उच्चारण किया जाना चाहिए, तब जाकर के अर्थ पूरा होगा। वाक्य आप बोल तो रहे हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होगा कि आपने पहले बोल दिया एक गिलास और फिर 5 मिनट बैठे रहे शांत होकर के, फिर पानी लाओ, तो वाक्य समझ में नहीं आएगा। वाक्य में व्यवधान आ गया ना। इसीलिए कहा गया कि जब पदों का उच्चारण आप कर रहे हैं, पदों का उच्चारण करें, वो अविलंब उच्चारण किया जाना चाहिए। एक वाक्य जब आप बोल रहे हैं, वो वाक्य पूरी तरह से एक साथ बोला जाना चाहिए, वरना उसके बीच में व्यवधान आ जाएगा, और व्यवधान आ गया, सन्निधि का अभाव रहा, तो वाक्य नहीं माना जाएगा। तो ये वाक्य की परिभाषा है आकांक्षा योग्यता सन्निधि। आकांक्षा योग्यता सन्निधि, ये वाक्य है। पद का क्या कह रहे थे? तो वर्ण समूह पद, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके। वर्णों का समूह पद है, समूह का अभिप्राय ज्ञान का एक विषय होना, माने ये वर्णा नाम समूह तो है, वर्ण समूह तो है, लेकिन इसका ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान का विषय होना चाहिए। जैसे सार्थक ही मान लीजिए पद है, तो इसका कोई एक ज्ञान तो है, इसलिए ज्ञान का प्रिय विषय होना चाहिए, इसलिए कहा वर्णानाम समूह पद। तो पद को जान लिया हमने, और पद जो है उसका अविलंब उच्चारण किया जाना चाहिए, बिना रुके उच्चारण करें, वो सन्निधि हो गया। और योग्यता, जो शब्द आप बार बार यूज कर रहे हैं वो योग्यता भी होनी चाहिए, इसीलिए वाक्य पूर्ण होगा। आकांक्षा माने वाक्य आकांक्षा को पूरा कर रहा हो, माने वाक्य पूर्ण वह होता है जिसमें एक बार सुन लेने के बाद दूसरे किसी शब्द की आवश्यकता ना हो, दूसरे शब्द की आकांक्षा ना रहे, वो आकांक्षा पूर्ण है। तो ये पूरे वाक्य की परिभाषा है। तो ऐसा वाक्य जो आकांक्षा से युक्त हो, योग्यता से युक्त हो, सन्निधि से युक्त हो, ऐसा वाक्य किसी आप्त पुरुष के द्वारा कहा जाए, वो आप्त वाक्यम शब्द, वो आप्त का वाक्य शब्द प्रमाण माना जाता है, माना जाता है। ये अब यहाँ पे एक पंक्ति और लिखी है, उस पंक्ति को हम थोड़ा जान लेते हैं क्या है।
अब इसमें अर्थापत्ति के विषय में आ गया। अर्थापत्ति हमारे इस प्रमाण में तो नहीं है, पर अगला जो प्रमाण है, माने यूनिट नंबर 3 जो सोनम मैम है उनके सिलेबस में जो यूनिट नंबर 3 है उसमें अलग से दिया है। इन प्रमाणों में तो नहीं, क्योंकि अन्य प्रमाण के अंतर्गत माना गया है। न्याय प्रमाण सिर्फ 4 हैं, अर्थापत्ति अलग से जोड़ा गया है। अर्थापत्ति तो उसके अर्थ में यहाँ पे कहा गया कि ननु अर्थापत्ति पृथक प्रमाणम अस्ति। ननु अर्थापत्ति पृथक प्रमाणम अस्ति, माना अर्थापत्ति को, अब ये विषय पूरा हो गया। शब्द प्रमाण का विषय पूरा हो गया। माने हमारे जो ये हैं प्रमाण, एक प्रमाण है प्रत्यक्ष, ये पूरा हो गया। एक प्रमाण है अनुमान, ये पूरा हो गया। एक प्रमाण है उपमान, ये पूरा हो गया। एक प्रमाण है शब्द। माने न्याय दर्शन के जो 4 प्रमाण होते हैं वो 4 प्रमाण पूरे हो गए, जिसको सब मानते हैं। लेकिन कुछ प्रमाणों को कुछ विद्वान मानते हैं, कुछ विद्वान नहीं मानते। कुछ विद्वानों के अनुसार वो प्रमाण होते हैं, कुछ विद्वानों के अनुसार, माने तर्क शास्त्रार्थ आदि का विषय है तो वो तो मुख्य प्रमाण नहीं माने जाएंगे। पर चूंकि पाठ्यक्रम में है ये प्रमाण, इसीलिए इसको थोड़ा बहुत हम पढ़ ही लेते हैं, है ना। अगर वो स्पष्ट रहा इसको तो देखते हैं इसमें, है ना, किस तरह से रहता है। तो अब जैसे अर्थापत्ति है, अर्थापत्ति हमारे उसमें है, इसीलिए इसको हम पढ़ रहे हैं, वरना पढ़ने का और वो नहीं है, समय का विशेष अपने लिए है। आगे न्याय का कुछ सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत हम कल कवर करेंगे। जैसे असत कार्यवाद और पीठर पाकवाद, 2 सिद्धांत है। असत कार्यवाद और पीठर पाकवाद, 2 सिद्धांत, 2 वाद जो हैं न्याय से जुड़े हुए हैं, जो हमारे लिए पाठ्यक्रम में पढ़ना है। तो अब इसमें अर्थापत्ति के विषय में क्या कहा गया कि ननु अर्थापत्ति पृथक प्रमाणम अस्ति। अर्थापत्ति को जो मीमांसक होते हैं, मीमांसा दर्शन वाले, वो पृथक प्रमाण मानते हैं, अलग प्रमाण मानते हैं। लेकिन न्यायिक क्या है, वो इसका अंतर्भाव अनुमान प्रमाण में मानते हैं अर्थापत्ति का। अब ये स्पष्ट हो गया। जो मीमांसा दर्शन वाले हैं, मीमांसा दर्शन वाले क्या कहते हैं कि अर्थापत्ति अलग प्रमाण है, अर्थापत्ति अलग प्रमाण है। पर जब न्यायिक कहते हैं, न्याय दर्शन वाले जो न्यायिक हैं, वो क्या कहते हैं कि ये जो अर्थापत्ति है ना, ये अर्थापत्ति अनुमान में आ गया, अर्थापत्ति अनुमान में आ गया, इसीलिए इसको अलग से मानने की जरूरत नहीं है। तो न्यायिक इसको नहीं मानते, ये स्पष्ट है। न्यायिक इस अर्थापत्ति को नहीं मानते हैं। पर इसमें जो है क्या लिखा है, अनुपपद्यमानार्थ दर्शनाद तदुपपाद की भूतार्थांतरा कल्पना अर्थापत्ति। अनुपपद्यमान अर्थ को जानकर उसके उपपादक अर्थ की कल्पना करना अर्थापत्ति है। इसको तो देखना पड़ेगा क्या अर्थ है, इसका अभ्यास नहीं है, पर इतना ये हमारा पूरा ये होता है ना। तो ये हमारा न्याय का विषय हो गया, जिसमें हमने 4 प्रमाण विशेष जो थे हमारे आज पूरे हो गए हैं, जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण हो गए हैं। अर्थापत्ति, संभव और अनुपलब्धि जो 3-4 शब्द और हैं, छोटे छोटे हैं, इनको हम आगे की कक्षा में कवर करेंगे। अब जो एक विषय इसमें आ रहा है नव्य न्याय का, एक विषय और हमारे साथ जुड़ा है नव्य न्याय का। नव्य न्याय के विषय में हम जान